हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था पौधे एवं उनके कार्य और पौधों के संरक्षण, पुष्प एवं उसके भाग, और जो जो आपका पौधे हैं, पौधे के भाग कितने होते हैं, और जो हर एक चीज़ उसमें हमने समझी थी। दोस्तों, आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान का सब्जेक्ट यानी चैप्टर 2 हमने समझा था। यह चैप्टर जो बड़ा है, इसलिए इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। जंतुओं की उपयोगिता, उसका संरक्षण इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी हमने पेड़ पौधे और पुष्प एवं उनके कार्य हमने समझ लिए थे अगले भाग में। तो दोस्तों, यह आपका क्लास नंबर 4 होगा। फर्स्ट में आपका सिलेबस है, और क्लास नंबर 2 में आपका फर्स्ट चैप्टर है, 3 में आपका सेकंड चैप्टर है, और यानी 4 में आपका सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 है। तो दोस्तों, यह पार्ट 2 है। अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वह जरूर देखिएगा। और दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी चैप्टर की जो है सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी। तो आप दोस्तों चैनल पर जाकर सभी जो है, जैसे शिक्षण अधिगम, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के बाद बाल विकास, संस्कृत, कंप्यूटर आदि आदि क्लासें आपकी जो है एक एक करके चैप्टर वाइज क्लास आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे जंतु की उपयोगिता एवं उसका संरक्षण। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर क्लास देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी समझ आ सके। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जंतुओं की उपयुक्तता है उसका संरक्षण। उपयुक्त का मतलब जंतु किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, उसका हम संरक्षण यानी उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो समझिए, पशुओं से अधिक उत्पादन लेने के लिए उनका उचित प्रबंध अति आवश्यक है। यदि आप उनसे उत्पादन लेना चाहते हैं तो उनका प्रबंध भी होना चाहिए। वस्तुओं देखिए, बस पशुओं के संबंध में अग्र बातें ध्यान रखना चाहिए। अब हम समझेंगे क्या क्या बातें हमें याद रखनी चाहिए पशुओं के। देखिए, पशु आवास होना चाहिए, नाद, रोगों से सुरक्षा, पशु आहार, स्वच्छ जल, परजीवी जीव और दूध लेने वाले पशुओं की देखभाल और अन्य प्रबंध होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे पशु आवास। देखिए, पशु के रहने की जगह को पशु आवास कहते हैं। पशुओं के रहने तथा चारे के लिए दो पृथक पृथक आवास होने चाहिए, यानी कि रहने का अलग होना चाहिए और खाने चारा रखने का अलग होना चाहिए। किसी कारणवश दो पृथक पृथक स्थान ना हो तो एक ही स्थान पर इनका बड़ा होना चाहिए कि वे अपनी आसानी से उठ बैठ सकें और जो है अपना उन्हें उठ बैठने में कोई समस्या ना हो। देखिए, पशुओं का आवास पक्का व साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें पर्याप्त वायु के लिए वातायन होना चाहिए। बीमार पशुओं का आवास स्वस्थ पशुओं से आवास से अलग होना चाहिए। आवास को धोकर साफ करना चाहिए। धुलाई के पश्चात कृमिनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए ताकि कोई भी जो रोग है वह पशुओं तक ना पहुंच सके। नाद का प्रयोग, देखिए नाद क्या होती है। प्रत्येक पशु की दो नादें होनी चाहिए, एक पानी पीने के लिए तथा दूसरी चारे के लिए। नादों को प्रतिदिन धोकर स्वच्छ रखना चाहिए और नादों में बचे हुए चारे को साफ करके आवास से दूर फेंकना चाहिए। ऐसा ना हो कि चारे में सड़न गलन हो जाए जिससे दुर्गंध आएगी, उससे जानवर अस्वस्थ यानी बीमार पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब देखिए, नादें होती हैं आपकी। आप अगर बात कीजिए नाद की तो दोस्तों, आपकी नाद इस प्रकार होती है। देखिए, इस प्रकार होगी आपकी, और ऐसी नादें होती हैं दोस्तों। इसमें आपका यहाँ पे पानी भरा जाता है, और दोस्तों पानी यहाँ से जो है पशु पक्षी होते हैं, जो आपके भी जानवर होते हैं, इसमें पानी पीते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की होती है एक घास के लिए जो इसमें डाल देते हैं, उसमें वह घास चरता है क्योंकि इससे जो है बर्बाद नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार नाद होती है आपकी। अब देखिए, रोगों से सुरक्षा किस प्रकार कर सकेंगे हम। तो सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पशुओं में खुरपका, मुंहपका आदि रोग खूब देखने को मिलते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए पशुओं के सबसे पहले टीके लगवाए जाएं और बीमार पशुओं के स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। समय पर पशु चिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए। अगर आपका जो भी पशु बीमार है तो उसको सभी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। पशु आहार क्या होता है। देखिए, पशुओं को हरा एवं सूखा चारा देना चाहिए। इसके अनुपात 1:3 का होना चाहिए। चारा ताज़ा एवं स्वच्छ होना चाहिए। दूध देने वाले पशु के अतिरिक्त काम करने वाले पशुओं को अतिरिक्त भोजन देना चाहिए जिससे स्वस्थ हो सकें, और खल एवं खनिज लवण इनको भरपूर देना चाहिए। हरे चारे के रूप में बरसीम, चरी, बाजरा, मक्का तथा सूखे चारे में भूसा एवं पुआल देना चाहिए। खलियों में बिनोला तथा सरसों की खली पशुओं को देनी चाहिए। दूध देने वाले पशुओं की देखभाल किस प्रकार करेंगे। तो दूध देने वाले पहले पशु की सफाई अवश्य करनी चाहिए, विशेषकर उनके थनों की, यानी जहाँ से आप दूध दुहते हैं वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए उसके क्योंकि वह जब, अब देखिए समझिए, आपका पशु है दोस्तों, वह यहाँ पे जो है
जो है यहाँ पे वह गोबर यानी कि वह जो है अपशिष्ट पदार्थ गिरा देता है। अब देखिए, जब वह वहाँ पे बैठता है, बैठेगा तो दोस्तों वह इसी पे बैठ जाएगा, तो उसके जो थन होते हैं यानी जहाँ से आप दूध दुहते हैं वहाँ से वह इसमें लग जाएगा दोस्तों। लगने के बाद दोस्तों आप जब दूध दुहेंगे तो वह भी आपके दूध में उसमें आ जाएगा, तो आप इसमें बीमारी का डर रहता है, इसलिए इसको हमेशा धोकर और साफ सफाई में रखा जाता है। पशुओं की उपयोगिता। पशुओं को दैनिक जीवन में निम्न प्रकार के उपयोग में लाते हैं। देखिए, कृषि में पशुओं का उपयोग। भारत में 80% निवासी कृषि पर निर्भर रहते हैं और अधिकतर किसानों के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी भूमि है, अतः ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर द्वारा उनको खेती करना लाभदायक नहीं है। हमारे देश में खेत की जुताई, सिंचाई, खेती के उत्पादन के वाहन में पशुओं का उपयोग किया जाता है। जब तक देश में कृषि कार्यों के लिए अच्छे और बलिष्ठ बैलों का उत्पादन ना होगा, तब तक कृषि में महत्वपूर्ण उन्नति नहीं हो सकती। अतः हमारे देश में अच्छे बैलों का अधिक महत्व है। बैल हमें गाय से मिलते हैं, अतः हमारे देश में समस्त कृषि का भार गाय पर है। अतः कृषि और पशुपालन में घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए हमें पशुओं की जो है व्यवस्था एवं उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सभी कार्य करने चाहिए। देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जीवाश्म खादों की प्राप्ति किस प्रकार करेंगे हम। हमारे देश में अधिकतर पशुओं के गोबर व मलमूत्र का प्रयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। पशुओं के मरने के बाद उनकी हड्डी, सींग, खुर, बाल, खून आदि का प्रयोग भी जीवाश्म खाद के रूप में किया जाता है। यह खाद अपने आप में पूर्ण होती है, उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, गंधक, कैल्शियम, तांबा, लोहा आदि प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के लिए दूध द्वारा प्रोटीन की प्राप्ति। देखिए, अगर हमें अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है तो हमें दूध प्रोटीन के रूप में लेना चाहिए। हमारे देश की जनता प्रायः शाकाहारी है तथा हमारे देश में दूध ही प्रोटीन का मात्र स्रोत है। हमारे शरीर का पोषण एवं वृद्धि के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण व विटामिन की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ दूध में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। गाय का दूध, बहुत कुछ अन्य पशुओं जैसे भैंस, बकरी का दूध माँ के दूध से मिलता जुलता है, इसलिए पोषक तत्वों की दृष्टि से गाय का दूध सर्वोत्तम माना जाता है। दूध मनुष्य का संतुलित आहार होता है। मनुष्य केवल दूध पीकर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। इसमें वसा और शर्करा हमारे शरीर को शक्ति व ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियां एवं कोशिकाओं के निर्माण में उनकी मरम्मत के काम आती है। खनिज, लवण अस्थियों द्वारा निर्माण में काम में आते हैं। देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए पशुओं का योगदान क्या है। देखिए, पशुपालन व खेती के देश के सबसे बड़े उद्योग हैं। पशुओं से प्राप्त चमड़े से करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्राएं प्रति वर्ष हमारे देश को प्राप्त होती हैं। पशुओं से प्राप्त हड्डियों से फास्फोरस उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्तम चमड़े से उत्तम गुणवत्ता के जूते बनाकर, ऊपर की अच्छी गुणवत्ता की कालीन, शॉल, कंबल आदि ऊनी वस्त्र बनाकर देश में निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इस प्रकार राष्ट्र की आय में पशुओं का अत्यधिक योगदान होता है। इनके दूध से लाभदायक पदार्थ बनाकर निर्यात किया जाता है। हम देखेंगे दोस्तों मूसला जड़ के रूपांतरण। अभी हमने देखा था जड़ें कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अपस्थानक जड़, एक होती है मूसला जड़। तो हम देखेंगे मूसला जड़ के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। शंकु रूप क्या होता है। देखिए, कोनिकल, यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर पतली होती जाती है, उसे हम शंकु रूप कहते हैं। जैसे गाजर, आपने चित्र देखा होगा। अब देखिए, यह आपका जो है गाजर का चित्र है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें से एक गाजर है आपकी, जो कि आप चित्र नंबर ए में आप देख रहे होंगे। फिर हम देखेंगे दोस्तों कुंभी रूपी यानी नेपिफॉर्म। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है, जैसे शलजम। तो दोस्तों चित्र नंबर देखिए बी, यह आपका जो शलजम है, यह आप देख सकते हैं इसको। इस प्रकार कुंभी रूपी के बाद आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि जो है गाजर की जड़ और जो है शलजम, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तर्क रूपी जड़ किसमें पाई जाती है, ऐसा बनेगा प्रश्न। तर्क रूपी जड़ बीच में फूली हुई परंतु दोनों सिरों पर पतली होती है, जिसे हम मूली कहते हैं। आप देख सकते हैं, मूली को आप देख रहे होंगे। और इसके बाद देखेंगे अपस्थानिक जड़। जब जड़ मूलांकुर से अतिरिक्त पौधे और पौधे स्थान पर विकसित होते हैं, तब अपस्थानक जड़ें कहलाती हैं। देखिए, अल्प आयु जड़ों में भी खत्म जो है होने की अपस्थानक जड़ें मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अपस्थानक जड़ें क्या होती हैं। आप देखेंगे, इनको हम अपस्थानक जड़ें कहते हैं।
अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन एंड द एडवांटेशन। अब देखिए रूट्स, अभी देखा था हमने सिर्फ और सिर्फ अपस्थानिक जड़ें, मूसला जड़ें के बारे में। अब हम इसके जो है रूपांतरण देखेंगे। देखिए रेशेदार जड़ें, सबसे पहले देखेंगे रेशेदार जड़ें के बारे में। 1 और 2, जड़ें बहुत पतली तथा जंतु के समान होती हैं। चित्र नंबर 2.5 ए हमने देखा। हम देखेंगे रेशेदार जड़ें, देखेंगे सबसे पहले रेशेदार जड़ें। तो अगर रेशेदार जड़ें की बात की जाए दोस्तों, आपको हम दिखाएंगे। देखिए फिर हम देखेंगे दोस्तों कंद गुच्छ यानी जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाते हैं तथा गुच्छे बना लेती हैं, जैसे शकरकंद तथा एस्पेरागस आदि। चित्र ग्रंथिमय, जिन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं उन्हें हम ग्रंथिमय जड़ें कहते हैं, जैसे मेलीलोटस। चित्र नंबर आपका 2.5 सी। देखिए आप देख सकते हैं अपस्थानक जड़ें इस प्रकार की होती हैं दोस्तों। यह सब जो है आपकी अपस्थानक जड़ें हैं, जो है इस प्रकार फैल जाती हैं और पेड़ को जो है मजबूती प्रदान करती हैं। तो आप देख चुके हैं। फिर देखेंगे आगे। देखिए ग्रंथिमय, जिन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं उन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहते हैं, जैसे मेलीलोटस देख चुके हैं हम। जटामूल, जब पर्ण संधियों से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ती हैं तब भूमि के अंदर घुसकर रस्सी नुमा संरचना बना लेती हैं, उन्हें हम जटामूल कहते हैं। अब देखिए मणिरूपाकार, जब जड़ एक निश्चित अंतर के बाद मोती के समान फूलती है तो उसे मणिरूपाकार कहलाती है, जैसे बाइटस। चित्र नंबर 2.5 ई देखेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे चित्र नंबर ई, आपकी इस प्रकार की मूसला जड़ होती है। अब इसके बाद 5वां देखेंगे, 6वां दोस्तों, आरोही मूल जड़ क्या होती है। अपस्तनक जड़ें की जो हम देख रहे हैं दोस्तों रूपांतरण, ये जड़ें पर्व संधियां पर निकलती हैं ये और आरोही को चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे मनी प्लांट और मोन्टेसरा आदि। चित्र एफ में देखिए आरोही जड़ें। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसको हम आरोही जड़ कहते हैं। अब देखिए आगे श्वसन जड़ें क्या होती हैं दोस्तों। तो देखिए ये जड़ें लवणोद्भिद पौधे में पाई जाती हैं। भूमि में जब हवा ऑक्सीजन की कमी होती है तब श्वसन की क्रिया के लिए ये कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर श्वसन करने लगती हैं, इन्हें श्वसन जड़ कहते हैं, जैसे एबिसिनिया और जूसिया। अब देखेंगे स्तंभ और मूल, जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की तरह दृढ़ता प्रदान करती हैं, वे स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। तो स्तंभ मूल जड़ें हम देखेंगे दोस्तों आपका चित्र नंबर 2.5H। तो देखिए आपको हम दिखाते हैं आपकी, इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार स्तंभ रूपी आपकी जड़ें श्वसन जड़ें होती हैं दोस्तों, जो आप जो है जब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता तो अपनी जो है श्वसन के द्वारा अपनी जो है क्रिया पूरी करती है। स्तंभ मूल देख चुके हैं दोस्तों हम, जैसे बरगद आप समझ सकते हैं किस प्रकार अपनी जो है जड़ें फैलाता है और अपने मजबूती प्रदान करता है। अपरिहोयी जड़ें, पादपों में बाइपीय जड़ें मिलती हैं। इन जड़ों में बेलामन यानी ऊतक पाया जाता है। यह बेलामन हवा में नमी सोख लेता है, जैसे आर्किड की जड़ें। पर्ल जड़ें, यानी जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो पर्ल जड़ें कहलाती हैं, जैसे पत्थरचट। दोस्तों पत्थरचट यानी आपका जे नंबर का चित्र हम देखेंगे। इसमें देखिए यह आपका मूसला जड़ यानी पत्थरचट की जड़ें इस प्रकार की फैलती हैं और जो है पेड़ को मजबूती प्रदान करती है। अब देखिए अब है आपका, इसके बाद है आपका परजीवी जड़ें। तो परजीवी पौधों में जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का शोषण करती हैं, जैसे डेंड्रोपथी परजीवी जड़ें। इसके बाद वलयाकार जड़ें होती हैं। कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आर्किड। देखिए की नंबर, आर्किड की जड़ें इस प्रकार की फैलती हैं, देखिए आप देख रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, देखिए जड़ यानी जड़ को हम किस प्रकार से इसमें जो है रूपांतरण किया गया है, तो इसको हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे रूट। तो देखिए पहले होता है आपको हमने बताया है मूसला जड़ और दूसरा होता है आपका अपस्थानिक जड़। मूलांकुर से निकलती है मूसला जड़ और मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य किसी भाग से निकलती है, उसको हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं।
अब बात करेंगे हम मूसला जड़ की, तो देखिए तर्क रूपी जैसे मूली, और पहले हम यही देख लेते हैं, फिर शंकु रूपी, फिर कुंभ रूपी जैसे सलजम, और शंकु रूपी गाजर। अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार का प्रश्न तो आप इसमें बता दी देंगे। देखिए अगर मूली की पूछा जाए तो मूली की आप कहेंगे कि इसमें तर्क रूपी जड़ पाई जाती है, और अगर पूछा जाए गाजर की तो शंकु रूपी, सलजम की तो कुंभी रूपी। इसमें आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसके बाद अब देखेंगे हम अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक भोजन संचय के लिए और आधार व अन्य कार्यों के लिए। अपस्थानिक जड़ें कंद मूल जैसे शकरकंद, फिर कंदगुच्छ जैसे सतावर, फिर मणिरूपाकार जैसे करेला, बलयाकार जैसे पाकाक, और ग्रंथिमय जैसे चना और मटर। और आधार स्तंभ की बात की जाए अगर अन्य कार्यों में रेशेदार यानी घास, स्तंभ मूल यानी बरगद, और जटा मूल यानी मक्का। अब दोस्तों अगर आपने मक्का का पेड़ देखा होगा तो मक्का का पेड़ ऐसा जाता है, यहाँ पे उसकी जड़ें होती हैं दोस्तों, इस प्रकार से इसमें फैल जाती हैं। इस प्रकार आपके पेड़ को बहुत अधिक मजबूती प्रदान करती हैं, ऐसी अच्छी फैल जाती हैं। आप मक्का देखना। आरोही क्रम जैसे पान, और अप्रियोई जैसे मूल आर्किड का पेड़, परजीवी मूल अमरबेल। अब दोस्तों परजीवी यानी अमरबेल है आपका, जो आपका यह पेड़ बना हुआ है दोस्तों, आपके पेड़ पे वह चढ़ जाती है किसी प्रकार से, तो उसकी जड़ें जो है अपरियोरी कहलाती है। परजीवी मूल अमरबेल हो चुका है, परजीवी कहलाता है। अब देखिए पर्णल मूल में बायोफिल्म में पर्णल मूल की जड़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि जो आपकी जड़ें में किस प्रकार मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों के भाग होते हैं, हमने समझा। अब हम आगे समझेंगे तने का रूपांतरण। तो देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अर्धवार्षिक रूपांतरण यानी भूस्तारी। इसमें शाखाएं छोटी व तने संघनित होकर सभी दिशाओं में निकलते हैं। कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात उनमें आगे के सिरे ऊपर की ओर निकलते हैं, जैसे फ्रेगरिया, चित्र नंबर ए। तो देखिए अगर फ्रेगरिया की बात की जाए तो इस प्रकार आप देख सकेंगे। देखिए यह आपका फ्रेगरिया का चित्र है। देखिए फिर आपका भूस्तारिका, यह सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं। इनका तना छोटा व जो है भंजनशील। ऊपरी भूस्तारी है जैसे पिष्टिका। अंतः भूस्तारी, इसमें मुख्य तना जमीन के भीतर रहता है, परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पर्व संधियों से निकलती हैं। पोदीना। उपरिभूस्तारी, जब तने लंबे होते हैं। सिर्फ दोस्तों तने की बात हो रही है। देखिए किसका कैसा तना होता है। देखिए पुदीना आपका इस प्रकार का तना जाता है पुदीना का। तो दोस्तों इस सबके तने में जो है रूप अलग अलग होता है। देखिए फिर हम देखेंगे आपका ऊपरी भूस्तारी यानी रनर, जब तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्व संधियों पर जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की तरफ पत्ती निकलती है, उसे हम उपभूस्तारी कहलाते हैं। जैसे दूब बास। अब देखिए दूब आपकी होती है, उस प्रकार के आपके तने इस प्रकार फैलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों भूमिगत रूपांतरण। इस प्रकार का रूपांतर प्रभाव भोजन संचय तथा वर्धी प्रजनन के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए और प्रकंद, यह सयान और मसाल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्थाएं प्राप्त होती है। इसमें छोटे छोटे पर्व होते हैं जो सल्क पत्र से ढकी रहती है। सल्क कंद, इसमें तना लेंस के समान होता है, जिसमें चारों तरफ मसल सल्क होते हैं। तना अति संघनित होकर नीचे की ओर बढ़ता है, जिस पर बहुत सी जड़ें निकल आती हैं, जैसे प्याज। ट्यूबर, यह अधिकतम भूमि के अंदर पाया जाता है। इसमें आँख मिलती है जो वास्तव में कक्षस्थ कालिका होती है। प्रत्येक आँख सल्क पत्र से ढकी रहती है, जैसे आलू। अब देखेंगे जो है घनकंद, यह संघनित भूमि तना है। यह भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। देखिए यह होता है आपका अदरक, फिर होगा आपका प्याज, और देखिए ट्यूबर आपका जो आलू होता है, इस प्रकार से इसमें आलू लगते हैं दोस्तों। फिर देखिए आपका इसमें आपका कॉम्ब यानी कि आपका अरबी और क्रोकस, इसमें आपके इस प्रकार से इसमें लगते हैं। भूमिगत तने देखिए अब देखेंगे हम जो है बायपीय तने। प्रणाम स्तंभ, जब तना मांसल पत्ती के रूप में बदलकर चपटा व हरा हो जाता है, पत्ती के कार्य अपना लेता है, तब
उसे परिणाम स्तंभ कहते हैं, जैसे नागफनी। तो हम नागफनी आपको दिखा देते हैं। देखिए आप यहाँ पर नागफनी दिख रहे होंगे। अब देखिए स्तंभ तंतु, इसमें कक्षस्थ कालिका शाखा की जगह पर तंतु बनाती है, जैसे अंगूर। और पत्र प्रकालिका बलबिल, यह एक वर्धी कलिका है। इसमें ऊतक, मसल तथा संचित भोजन से परिपूर्ण होता है। ये कक्षस्थ होते हैं, जैसे डेंटेरिया और बल्बीफेरा तथा डायस्कोरिया आदि में। परिणाम पर्व क्या होता है? जब कक्षस्थ कालिका की जगह निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती जैसी रचना पाई जाती है। शाखा केवल पर्व की रह जाती है तथा पत्ती सल्क पत्र के समान हो जाती है। अब देखिए तने के रूपांतरण। तो दोस्तों इसको हम समझेंगे। देखिए तने के रूपांतरण में अर्धवायवीय है। देखिए भूसारी जैसे दूधवास, अंतभूस्तारी जैसे पुदीना और भूस्तारी जैसे स्ट्रॉबेरी और भूस्तारिका यानी पिष्टका। देखिए भूमिगत जैसे कंद यानी आलू, प्रकंद यानी अदरक और घनकंद यानी अरबी और सलकंद यानी प्याज। तो इस प्रकार से आपका जो है देखिए तने के रूपांतरण हमने देखा। अब हम देखेंगे वायवीय। वायवीय में देखिए तंतु यानी अंगूर, परिणामपर्व यानी एस्पोरागस, परिणाम स्तंभ नागफनी और पत्र प्रकालिका यानी डायस्कारिया। अब देखिए और इसी के अंतर्गत आएगा आपका प्रकलन यानी गुलाब, स्पाइन यानी नागफनी और थर्म यानी करौंदा। अब देखिए पत्तियों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जब पत्ती के स्थान पर कोई अन्य संरचना बनती है तो उसे पत्ती का रूपांतरण कहते हैं। ये संरचना निम्न प्रकार होती हैं। पर्णघट यानी इसमें पूरी पत्ती अथवा फलक का कुछ भाग छोड़ के समान आकृति बदल जाता है, जैसे नेफेंथिस का पौधा और डायस्कीडिया। तो देखिए यह आपका नेफेंथिस है। देखिए अगर बात की जाए पर्णघट यानी नेफेंथिस की, तो दोस्तों नेफेंथिस में एक बहुत खास तरह की विशेषता पाई जाती है। अब देखिए नेफेंथिस अब हम दिखाते हैं आपके लिए। यह आपका है नेफेंथिस। इसकी दोस्तों यह विशेषता है कि आप इसका जो मुँह देख रहे हैं, यह जो मुँह है इसके बाहर निकलती है दोस्तों बहुत ही सुगंधित वायु निकलती है इसके बाहर से। और जो मधुमक्खियाँ एवं कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों वह इधर आ जाते हैं। इसके लिए सुगंधित वायु को आकर्षक करती है। आकर्षण करने के बाद जब वह आते हैं तो दोस्तों वह इसके अंदर जाते हैं खुशबू लेने के लिए। और यह जो ढक्कन आपको दिख रहा है यह पौधा होता है, यह अपना ढक्कन बंद कर लेता है। तो इसको यह जो है जीव जंतुओं का शिकार करता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं का। इस प्रकार की यह विशेषता है दोस्तों इस पौधे की कि यह जो है जीव जंतुओं का शिकार करता है। अब देखिए हम फिर इसके बाद बात करेंगे आगे। देखिए पर्णवृंत, इसमें पर्णवृंत चपटा होकर फलक का कार्य करता है, जैसे बबूल। अब देखेंगे बबूल होता है दोस्तों आपका, देखिए यह आपका बबूल का पेड़ है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। पर्ण सल्क होता है, इसमें पत्ती सल्क के जैसी पतली होती है, झिल्ली नुमा तथा छोटी होती है। पत्रक प्रतान, संयुक्त पत्ती के पत्रन प्रतान में परिवर्तित हो जाते हैं तो पत्रक प्रतान कहलाता है, जैसे मटर। पर्णव थैली क्या होती है? कुछ पौधे देखिए यूट्रिकुलेरिया आदि पत्ती थैली नुमा संरचना रूपांतरित हो जाती है। पर्णशूल, इसमें पत्ती की संरचना के स्थान पर शूल बनता है, जैसे बरबेरी। अब देखिए इस प्रकार आपके प्रश्न बनेंगे इसमें, जैसे पौधे के विभिन्न भाग उनके कार्य का विस्तार कीजिए। देखिए और तने के रूपांतरण की विश्लेषण कीजिए। जड़ तथा उसके प्रकार, पौधों की देखभाल और हमारे दैनिक जीवन पशु पशु की उपयोगिता। और देखिए इस प्रकार मूल तंत्र किसे कहते हैं आदि प्रश्न बनेंगे। अब देखिए पौधे के उस भाग को क्या कहते हैं जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की दिशा में? उसको दोस्तों हम जड़ कहते हैं। जड़ होती है जो विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण की जाती है। नहीं दोस्तों, अगर विपरीत दिशा, इसमें क्या है गुरुत्वाकर्षण की दिशा, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण दिशा में कार्य करे तो उसको हम अगर जड़ कहेंगे, और जो दिशा के विपरीत तो उसको हम तना कह देंगे। संधि और पत्ती के बीच कालिका को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अब देखिए इसको आप बताएंगे। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? आप बताइए, आप हम पढ़ चुके हैं। पौधे में कितने प्रकार के खाद किस स्रोत के रूप में प्राप्त होते हैं? पौधों में हमें खाद्य पदार्थ किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो देखिए दाल, अनाज, सब्जी, तो आप समझ सकते हैं सभी कुछ। गाजर, पालक, टमाटर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? आप बताइएगा इसमें। और देखिए मिलान करना है इसमें आपके लिए।
तो आपका तना होगा अरबी, भांडा, लहसुन, जड़ होगी दोस्तों आपकी मूली, गाजर, चुकंदर, पत्ती होगी बथुआ और चना, मेथी, पुष्प होगा फूल गोभी और कचनार, फल होगा आपका टमाटर, लौकी, करेला। तो इस प्रकार आपके होंगे। देखिए कपास द्वारा बनाया जा सकता है। क्या बनाए जाते हैं? कपड़े, कागज और कॉपी। तो दोस्तों कपास द्वारा हम क्या बनाते हैं अभी हमने पढ़ा था, इसमें ऊपर सभी हो जाएगा। फलों में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो यह भी हमने पढ़ चुके हैं। तो आपको यह सब प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे तो आप समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने यह जो है पूरा प्रश्न पत्र आपका चैप्टर डिस्कस किया। तो इसको समझिए और फिर से इसके पहले की सभी वीडियो को आप देखिएगा, अच्छे समझिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।